हाँ, तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, कनाडा से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखते हो, न्यूज़ को फॉलो करते हो, या फिर कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो, तो आपको पता होगा कि भी कनाडा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो यार भर भर के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपनी बिल्कुल स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली उनके कोई ना कोई सोल्यूशन तो होंगे ही। तो आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके कुछ पोटेंशियल सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार, जब हम एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हैं और यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है अकोमोडेशन की, कि भाई रहने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई रूम रेंट पे चाहिए या फिर कोई घर रेंट पे चाहिए, ताकि हमारे सर पे एक छत हो, मतलब रहने का एक ठिकाना हो सके। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है यार, बड़ी सिटीज के अंदर जो रेंट्स हैं वो काफी ज्यादा है। अगर मैं टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी या फिर एडमिंटन की भी बात कर लो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किचनर, वाटरलू, भाई साहब बहुत ज्यादा रेंट है। अब काफी सारे सोल्यूशन है अपने पैसे सेव करने के रेंट में, लेकिन सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप एक ग्रुप बना सकते हो 4-5 स्टूडेंट्स का, या फिर 2 कपल मिलके एक अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हो, या फिर एक घर रेंट पे ले सकते हो जिसके अंदर 3 बेडरूम्स हैं, बेसमेंट है, बैकयार्ड है, आपका ड्राइववे है, उस पर 3-4 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो जब हम ग्रुप बना के एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं ना, तो लैंडलॉर्ड को काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसको टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई एक बंदा छोड़ के जाएगा, 2 बंदे छोड़ के जाएंगे। उसको होता है कि महीने में मेरे को प्रॉपर रेंट मिल जाएगा। मॉर्गेज में भी उसको काफी ज्यादा फायदे होते हैं जब रीफाइनेंस कराने का टाइम आता है। कभी और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ग्रुप बना के जाओगे तो आपके पास एक बेनिफिट होगा। तो उस बेनिफिट को यूज करके आप थोड़ी सी नेगोशिएशन कर सकते हो लैंडलॉर्ड के साथ। तो ओवरऑल जो रेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर जो इंडिविजुअल रेंट है थोड़ा सा आपको कम ही पड़ेगा, तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप प्राइम लोकेशन पे रेंट पे मत लो। मतलब अगर आपके कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने या फिर आसपास कोई रूम या फिर कोई घर रेंट पे लोगे, तो डेफिनेटली वो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि प्राइम लोकेशन है और प्राइम लोकेशन के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है। तो थोड़ी सी दूर जाके आप ले सकते हो, जहां से डायरेक्ट बस आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है। तो उस केस में आपके 100-150 या फिर $200 पर मंथ भी सेव हो सकते हैं। उसके अलावा आप पीक टाइम्स पे घर ढूंढना मत स्टार्ट करो। मतलब जब स्टूडेंट्स वगैरह कनाडा के अंदर आते हैं, जैसे कि सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक या फिर मई इनटेक, लोग मूव होना शुरू होते हैं, तो उस टाइम पे जो रेंट्स के प्राइसेस होते हैं ना, थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि डिमांड बड़ी होती है। तो जो नॉन पीक टाइम्स होते हैं ना, जैसे कि नवंबर का टाइम हो गया या फिर मार्च का टाइम हो गया, उस टाइम थोड़ी सी डिमांड कम होती है, थोड़ी सी ठंडी मार्केट होती है। तो उस केस में आपको थोड़े से डिस्काउंट्स वगैरह मिल सकते हैं। अब जैसे ही यार अपने रहने की जगह फाइनल हो जाती है, उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है पार्ट टाइम जॉब की। अब पार्ट टाइम जॉब का ये सीन है कि डेफिनेटली मैं अग्री करता हूं कि भाई आज के टाइम पे कनाडा के अंदर एक पार्ट टाइम जॉब लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो रखा है। रिसेशन टाइप का टाइम चल रहा है, बिजनेसेस काफी स्लो चल रहे हैं, तो हायरिंग वगैरह कम हो रही है। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हायरिंग वगैरह नहीं हो रही तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कुछ हो नहीं सकता। इनकम तो चाहिए, जॉब तो चाहिए, एफर्ट तो मारने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ये है कि भाई दिन में 5 जॉब अप्लाई करते हो, 10 जॉब अप्लाई करते हो, तो उसको डबल कर दो। 10 करते हो तो 20 कर दो, 20 करते हो तो 40 कर दो, ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। उसके ऊपर से इन केस अगर आप वॉक इन करते हो, किसी मैनेजर से किसी स्टोर के अंदर बात करते हो, तो वॉक इन ऐसे ही पजामे टी शर्ट में मत करो। थोड़े से प्रेजेंटेबल बन के जाओ, थोड़े से दिखने चाहिए कि हाँ भाई बंदा है, उसमें कुछ है। उसके ऊपर से जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। अटक अटक के इंग्लिश मत बोलो कि बोला ही नहीं जा रहा। प्रॉपर तरीके से बात करो कि हाँ भाई आप बहुत फ्लुएंट हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कस्टमर्स वगैरह से बात कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, वो कस्टमर सेंट्रिक होती हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपके रिज्यूमे पे ना अपना फेक एक्सपीरियंस वगैरह मत डालो, क्योंकि पहले की बात अलग थी भाई 2018-17 में, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं ना, वो मैनेजर्स वगैरह बन चुके हैं, वो रेज्यूमेस वगैरह को चेक करते हैं, हायरिंग करते हैं। तो उनको पता है कि भी इंडिया के अंदर डी मार्ट, वी मार्ट, ये मार्ट या फिर बिग बाजार, पता नहीं अब होता है कि नहीं, लेकिन वहां पे कोई कल्चर नहीं है ऐसे पार्ट टाइम जॉब करने का। लेकिन बहुत सारे लोग फेक एक्सपीरियंस डाल देते हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने शॉपर स्टॉप पे काम किया, मैंने लाइफस्टाइल के अंदर काम किया, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उनको पता लग जाता है कि यार ये फेक कर रहा है। तो उस केस में आपका पहला जो इंप्रेशन है ना, वो खराब हो जाता है। उससे अगली चीज ये है कि अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, तो इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाना। भाई जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि भी किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जब इंटरव्यू में आंसर दोगे ना, तो उसके अराउंड आपके आंसर्स रिवॉल्व करने चाहिए। उसके साथ साथ हो सकता है कि ये इंटरव्यू आपका पहला हो, लेकिन इंटरव्यूअर के लिए वो 1000वां या फिर 2000वां इंटरव्यू हो सकता है। तो झूठ मत बोलना, फेक मत करना। उनको साफ पता लग जाता है कि कब बंदा झूठ बोल रहा है। तो ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंटली अपने आंसर देना। अब जब अपनी कनाडा के अंदर एक पार्ट टाइम जॉब लग जाती है, थोड़ी सी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी सी सेविंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं, थोड़े से खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 2-3 महीने के बाद ना हमें फिर से टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भी दूसरे या फिर तीसरे या फिर चौथे सेमेस्टर की मेरे को फीस डिपॉजिट करनी है, जो कि $9000, $10,000 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ। लेकिन उसके ऊपर से ये बोलना चाहूंगा कि यार जो महंगी महंगी चीजें होती है ना, जैसे कि नाइकी की टी शर्ट, एडिडास के जूते या फिर जॉर्डन्स के जूते ले लिए, या फिर एप्पल वॉच ले ली, या फिर महंगा सा फोन ले लिया, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में आपने
महंगी सी गाड़ी लोन पे ले ली, ये सारी चीजें अभी स्टूडेंट टाइम पे मत करो। 10 साल पहले आपने देखा होगा आपके चाचे का, मामे का लड़का आया होगा, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, या फिर गली का दोस्त, या फिर मोहल्ले का दोस्त आया होगा, उसने आते ही महंगी महंगी चीजें ले ली होंगी, फ्लेक्स करना स्टार्ट कर दिया होगा। 10 साल पहले सिचुएशन अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे वो जो महंगी चीजें है ना, मत लो प्लीज। स्मार्ट वॉच नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम नहीं देख पाओगे। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बढ़िया अपने फील्ड में अच्छी वाली जॉब लग जाएगी, तब सारे शौक पूरे करना। लेकिन अभी जो 2 साल का टाइम है ना, ज्यादा खर्चा मत करो, जितनी सेविंग हो सके उतनी सेविंग करो और उसको अपनी फीस के टुवर्ड्स यूज करो। उसके ऊपर से एक और सोल्यूशन ये है कि आप ऑन कैंपस जॉब ढूंढने की कोशिश करो। ऑन कैंपस बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मैंने भी की थी 2 जॉब। स्टूडेंट टाइम पे बिलो द मीन्स रहने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि इनकम आना स्टार्ट हो गई है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 12th के बाद या फिर डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद आए थे, तो आज तक उनकी कोई इनकम नहीं थी, तो वो पैसे को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना, उसका आइडिया नहीं था। तो भाई साहब खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, क्रेडिट कार्ड फुल हो रखे हैं, सारे पैसे एकदम खत्म हो रखे हैं, डेबिट में कुछ है ही नहीं। बहुत ही वर्स्ट केस सिचुएशन वो हो सकती है। तो पैसे सेव करो, डेफिनेटली फीसें वीसें निकलेंगी। अगर सेव नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अपने स्टूडेंट टाइम में हमने फुल ऑन मेहनत की, अपनी फीसें वगैरह भरी, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, बढ़िया मार्क्स आ चुके हैं, डिग्री भी आ गई और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी अप्लाई कर दिया है, अब टेंशन होना शुरू हो जाती है कि एक बढ़िया सी इनकम वाली जॉब चाहिए, अपने फील्ड में जॉब चाहिए, ताकि मैं जो सपने सजा के कनाडा आया था उनको फुलफिल कर सकूं। सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि जो शुरू में मैंने स्टेटमेंट बोली है ना कि अब पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, PGWP अप्लाई कर दिया, अब टेंशन होना शुरू हो गई है कि भी अपने फील्ड में जॉब लेनी है, ये बिल्कुल गलत चीज है। जैसे ही आप कनाडा के अंदर लैंड करोगे तो डे 1 से आपको टेंशन होनी चाहिए कि मेरे को कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपने ही फील्ड में बढ़िया सैलरी वाली अच्छी सी एक जॉब लेनी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी होगी ना, तो डेफिनेटली अपनी जब पढ़ाई करोगे तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस गोल के टुवर्ड्स भी काम करोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये सारे स्किल्स पे मेरे को काम करने की जरूरत है, तभी पढ़ाई के बाद मेरे को एक बढ़िया सी जॉब मिल पाएगी। तो इन 2 सालों में आप अपने उन स्किल्स के ऊपर भी काम करोगे जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि यार स्टूडेंट टाइम पे बहुत सारे पैसे कमाना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जो 2 साल का टाइम है ना, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत अपनी होम कंट्री में सपोर्ट करना है, अपनी फीस वगैरह निकालनी है और अपने कनाडा के अंदर खर्चे निकालने हैं। और जो 4 घंटे आप एक्स्ट्रा काम करने का सोच रहे हो ना, मैं 4 घंटे और काम कर लेता हूँ भाई साहब, और ज्यादा कमाई हो जाएगी। डेफिनेटली मन करता है, पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप वही 4 घंटे अपने स्किल डेवलपमेंट पे लगा दोगे ना, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे में आप वो 4 घंटे की कमाई कर लोगे। और तीसरी चीज फुल टाइम जॉब से रिलेटेड आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ बना के रखो। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो जो आपके प्रोफेसर्स होंगे ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, 15-20 साल का उनको एक्सपीरियंस होगा, तो बहुत सारे आपको इंसाइट्स दे सकते हैं, किस तरीके के रोल्स में आप एंड अप कर सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं बताने में, साथ के साथ आपको रेफरेंसेस वगैरह भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट टाइम पे आपका जो फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1 घंटे में $15 कमा लूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए कि भी किस तरीके से पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे में मैं $90 $80 कमाऊंगा। इसके बाद टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भी कनाडा की PR लेनी है, पक्के कनाडा वाले बनना है। अब ऑनेस्टली अगर बताऊं तो यार आज के टाइम पे कनाडा की PR लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। लास्ट जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला है जनरल कैटेगरी का, वो था 547, जो क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो शुरू से आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। मतलब जब आप कनाडा के अंदर लैंड करोगे, वही बात होगी फील्ड जॉब वाली कि डे 1 से आपके माइंड में प्लान A, प्लान B, प्लान C होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं करता तो वो करूंगा, वो काम नहीं करता तो कुछ और करूंगा। आपको PNP वाला रूट लेना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रोविंस की आपको PNP लेनी पड़ेगी। उसके ऊपर से आज के टाइम पे क्या हो गया कि सारा हिसाब किताब ऑक्यूपेशन बेस्ड हो गया। तो आपको किसी ऐसे फील्ड के अंदर आना पड़ेगा जो इन डिमांड है कनाडा के अंदर, जैसे कि ट्रेड ऑक्यूपेशन या फिर हेल्थ केयर की ऑक्यूपेशन वगैरह हो गई, या फिर एजुकेशन का फील्ड हो गया, या फिर स्टेम के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव ऑक्यूपेशन हो गए। तो इन फील्ड्स के अंदर आना पड़ेगा, अपनी पूरी रिसर्च करके आपको फील्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं करना चाहते आप, कहते हो कि नहीं मेरे को तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं, या फिर मेरे को डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, तो उस केस में आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। मतलब जो एडिशनल पॉइंट्स हैं फ्रेंच से वो लेने पड़ेंगे, और वो सीखना कोई आसान काम नहीं है। तो वही डे 1 से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो अगर आप नए नए आए हो, पहले दूसरे सेमेस्टर में हो। मतलब इन शॉर्ट यही है कि पूरी रिसर्च करके आना पड़ेगा कि मेरे को किस प्रोविंस के अंदर जाना है, किस ऑक्यूपेशन के अंदर जाना है, कौन से पायलट प्रोग्राम्स वगैरह कनाडा के अंदर चल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली RCIP आया है जो रूरल कम्युनिटीज के अंदर लोगों को PR दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उन सब की रिसर्च करके आपको आना पड़ेगा। उस हिसाब से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्रोविंस या फिर किसी ऑक्यूपेशन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो PR का ये सीन है। उसके बाद अगली जो टेंशन होती है, अगली जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि भी कनाडा के अंदर एक घर खरीदना है। एक जो आम इमिग्रेंट होता है उसका यही सपना होता है कि जब सारी चीजें हो जाएं उसके बाद मेरे को अपने सपनों का या फिर एक पहला घर खरीदना है। अब आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि भी कनाडा के अंदर जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट कर चुके हैं। बहुत ही महंगा हिसाब किताब हो रखा है। $800,000, $900,000, $1 मिलियन से नीचे तो कोई बात करता ही नहीं है। मतलब मेरे को पर्सनली थोड़े से ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड लगते हैं, लेकिन
जो है सो है। अब देखो 3 सॉल्यूशन मेरे को साफ साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि यार जो है वो है, उससे सेटिस्फाइड हो जाओ। जितनी आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी से जिस टाइप का घर आता है वो खरीद के खुश रहो, इंजॉय करो। आपकी सिटी के अंदर जो भी प्राइजेस वगैरह हैं उससे सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ भाई इतने में यही मिलेगा तो मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यार और इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करो, कोई साइड हसल करो। जब ऑफिस से वापस आ जाते हो 5 बजे घर, चाय चोय पी के थोड़ा बहुत रेस्ट करके 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी और चीज़ के ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन जिस टाइप का वो घर लेना चाहता था उस सैलरी से वो घर नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाना स्टार्ट किया, वेबसाइट्स वगैरह बाहर डेवलप करना स्टार्ट किया और वहाँ से काफ़ी सारे पैसे सेव किए और इवेंचुअली उसने कॉर्पोरेशन वगैरह बना ली और सिस्टम सेट हो गया और फिर 2-3 सालों के बाद उसने बढ़िया जैसा वो घर खरीदना चाहता था वैसा घर खरीदा। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जिस सिटी के अंदर रहते हो वहाँ पे जैसे भी घर हैं, जितने के भी घर हैं, और आपको ये लगता है कि भी जितनी आपकी सैलरी है उससे वो घर तो नहीं खरीद पाओगे आप, यहाँ फिर बहुत ही अनअफोर्डेबल हिसाब किताब हो जाएगा, फंस जाओगे आप वो घर खरीद के, तो डेफिनेटली आप सिटी चेंज कर सकते हो, अपनी प्रोविंस चेंज कर सकते हो। इंडिया वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि भी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर आपके सारे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं, इसलिए आपको वहीं पे रहना पड़ेगा या फिर उसके आसपास रहना पड़ेगा। यहाँ पे तो भाई आप कहीं भी जा सकते हो। जब इंडिया से आप कनाडा आ सकते हो तो कनाडा के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस मूव करने में क्या दिक्कत है? अगर वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है, वहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिलती है, तो डेफिनेटली मूव करो। किसने रोका है? आपकी पीआर हो चुकी है, पक्के कनाडा वाले बन चुके हो, आपके पास राइट टू मोबिलिटी है, तो जहां मर्जी जाओ, अपनी रिसर्च करो। जब इंडिया से कनाडा आना था तब भी तो रिसर्च की थी ना कि भी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो सारी रिसर्च वगैरह करके कनाडा फाइनलाइज किया था। तो वो डिसीजन था लाइफ के उस स्टेज का। अब लाइफ की इस स्टेज में आप और रिसर्च कर सकते हो। ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, क्यूबेक है, या फिर नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुआन में कहाँ पे मूव हूँ जहाँ पे मेरे को सारी की सारी चीजें मिलेंगी। जिस भी चीज के लिए आप कनाडा आए थे वो सारी की सारी चीजें आपको हर एक प्रोविंस में मिल जाएंगी। कहीं पे थोड़ी कम होंगी, कहीं पे थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि भी ये पर्टिकुलर सिटी या फिर ये पर्टिकुलर सिटी, अब मैं सिटीज का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ लोगों को लगता है कि भी यही कनाडा है, यहीं पे लोग बसते हैं, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। डेफिनेटली आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, इधर उधर देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कनाडा बहुत बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाय एरिया। तो अगर आपको लगता है कि जिस सिटी के अंदर आप रहते हो वो थोड़ी सी अनअफोर्डेबल है, वहां पे मैं फंस जाऊंगा घर खरीद के, तो डेफिनेटली आप किसी और सिटी में मूव कर सकते हो जो थोड़ी सी अफोर्डेबल है, जहां पे थोड़ा सा सस्ता हिसाब किताब है, जहां पे आपको लगता है कि भी वैल्यू फॉर मनी थोड़ा सा ज्यादा होगा, डॉलर की जो वैल्यू है मेरे को वो ज्यादा मिलेगी। तो ये आप सोच सकते हो। अगर 1-1.5 साल के बाद बंदा कनाडा की सिटीजनशिप ले लेता है, उसके बाद 2-3 प्रमोशंस वगैरह हो जाती हैं, 2-3 स्विच कर लिए, बढ़िया सैलरी होगी है, फैमिली भी होगी है, बढ़िया जिंदगी चल रही है कनाडा के अंदर, एक घर ले चुके हैं, एक और घर ले लिया, रेंटल प्रॉपर्टी बना ली, रेंटल इनकम आ रही है, उसके बाद टेंशन होना शुरू हो जाती है बंदे को कि भाई मेरे को 55, 60, 45 या फिर 50 की एज में रिटायर होना है, तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ेंगी, क्या करूं? तो पर्सनली मैं कौन से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता हूं, कौन से स्टॉक्स, कौन सी ETFs, क्या हिसाब किताब है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, तो ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि मेरे को अपनी होम कंट्री में रिटायर होना है, कनाडा के अंदर पैसे कमा के अपनी होम कंट्री में वापस जाना है, उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी ठीक ठाक लगी, बढ़िया लगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।